अच्छा शाह जी, मुझे बताइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। क्या मसला और नाकामी वहां पर आती है जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर कर रहा होता है, उसको उसका काम बता रहा होता है लेकिन अपने काम को ठीक नहीं कर रहा होता? क्या ये वजह बनती है इस चीज की? देखो, इदारों में हर सेगमेंट को, हर हिस्से को अपना काम करना है। ठीक है। हर हिस्से में अपनी मैच्योरिटीज हैं, ठीक हो गया। जिम्मेदारी हैं। हर हिस्सा अगर अपना अपना रोल प्ले करता है तो ये कनेक्शन बनता है और इससे को बड़ा नतीजा निकलता है। इदारों में जो मैंने देखा, कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से नतीजा को बड़ा नहीं निकलता। सही। एक सिमत में चलना, सिमत का होना, सिमत के साथ साथ कदम उठाते हुए कहीं पहुंचना, ये बड़ा जरूरी है। प्रॉब्लम ये होती है लोगों के ना, लोग किसी सिमत में चल नहीं रहे होते, और जब सिमत होती नहीं है और आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो नतीजा बड़ा नहीं निकलता। ठीक हो गया। शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दो लोगों को अगर ग्रुप्स में डिफाइन कर लिया जाए तो एक वो लोग जो महारत रखते हैं, ठीक है, लेकिन आला इक़्तिदार होते हैं उनके, लेकिन इतनी ज्यादा स्किलफुल नहीं होते, लेकिन वो लोगों से बेहतर होते हैं जो महारत नहीं रखते। किस तरह इस चीज को आप देखेंगे? देखो, स्किल्स का होना अपनी जगह पे है, ठीक है, स्किल्स के साथ मोरल का होना बड़ा जरूरी है। मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी हटके इसमें, मोरल का होना जरूरी। बड़े बड़े काबिल लोग हैं लेकिन वैल्यूज नहीं है, एथिक्स नहीं है, इखलाकियात नहीं है। जब एथिक्स और वैल्यूज नहीं होंगी और सिर्फ स्किल होगी तो जिंदगी में नतीजा सिफर हो जाएगा। अच्छा। बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में एथिक्स बहुत ज्यादा है और स्किल्स बड़ी मुनासिब सी है, वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब है। यानी जिंदगी में कामयाब होने के लिए बुनियादी चीज एथिक्स है। अगर एथिक्स नहीं है तो स्किल्स भी आपकी गले पड़ जाती है। ठीक है। नाकामी आ गई है, किस तरह खुद को संभाला जाए, किस तरह खुद को जोड़ा जाए? देखो, ये पहले मान लिया जाए कि कामयाब होने के लिए नाकाम होना बड़ा जरूरी है। पहले होना है नाकाम और फिर कामयाब। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जहन में रख लें, आपको नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, और नाकामी आपको सिखाती ज्यादा है। हमें कभी ये भी लिखना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, फहरिस्त बनानी चाहिए कि नाकामियों के फायदे क्या क्या होते हैं। तो नाकामी का सबसे पहला फायदा, नाकामी सिखाती है, कामयाबी नहीं सिखाती। नाकामी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, नाकामी आपका दिल तोड़ती है, आप सच्चे हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं। नाकामी एक चैलेंज और इम्तिहान की शक्ल में आती है, और नाकामी आपको बताती है कि आप बंदे हैं, आपके सारे प्लान्स पूरे नहीं हो सकते। नाकामी आपको दोबारा खड़ा होने का मौका देती है। नाकामी आपको आपकी औकात याद रखवाती है। नाकामी आपको सजदे की तरफ लेके जाती है, नाकामी आपको दुआ की तरफ लेके जाती है, नाकामी आपको अल्लाह के दर का सवाली बनाती है। सो नाकामी बड़ी जरूरी है कामयाबी के लिए। अच्छा शाह जी, एक इंसान की कामयाबी के पीछे ना बहुत से लोगों का हाथ होता है। बाज़ दफा हम क्रेडिट देते भी हैं और बाज़ दफा हम नहीं भी देते हैं। तो इसको किस तरह डिफाइन किया जाए? इखलाकियात में तो ये चीज आ गई, तो लोगों को इस चीज की तरफ किस तरह लाया जाए कि एक जो कामयाब बंदा है उसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो वर्क कर रही होती है? देखो, ये डिपेंड करता है कि जो लीड करने वाला है, लीडर है, वो कामयाबी को किस तरह समझे। ठीक है। जो कामयाबी को अल्लाह का करम समझता है, अल्लाह का फजल समझता है, अल्लाह की अता समझता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ये जो मुझे टीम मिल गई है, लोग मिल गए हैं, अगर ये ना मिलते तो मैं कहाँ कामयाब होता। सो वो लोगों का शुक्रगुजार इसलिए होता है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। अगर अल्लाह अपना करम ना करता, अगर अल्लाह अपना फजल ना करता, तो कहाँ मुमकिन था कि ये सारा सफर तय होता। सो हर कामयाब होने वाला जो दिल से अल्लाह का शुक्रगुजार है, वो अपनी टीम का भी शुक्रगुजार होता है कि ये मेरे साथ ना होते तो शायद एक बड़ी मंजिल मुझे ना मिलती। बिल्कुल। अच्छा, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम कर रहे होते हो, बाज़ बार मैनेज नहीं कर पाते, तो कामयाबी के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किस तरह मैनेजमेंट को लेकर हमें चलना चाहिए, और अगर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, एक बात याद रखो, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप रिसोर्स, टाइम, वसाइल, सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। ठीक हो गया। मैनेजमेंट एक स्किल है, ये स्किल्स की कैटेगरी में आती है, यानी ये टैलेंट की कैटेगरी में नहीं आती। होता है बाजू का रुझान किसी में पाया जाता है, लेकिन ये स्किल है, ये सीखी जा सकती है। इसका ताल्लुक लर्निंग के साथ है, इसका ताल्लुक एक्सपोजर के साथ है, इसका ताल्लुक ट्रेनिंग के साथ है। तो अगर आप अपनी मैनेजमेंट स्किल अच्छी करते हो तो आपके काम ज़्यादा बेहतर होने लग पड़ते हैं। इदारों में जहाँ मैनेजमेंट अच्छी होती है, मैनेजरियल लोग अच्छे होते हैं, वो इदारे ज़्यादा ग्रो करते हैं, उन इदारों की बुनियादें भी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। लेकिन वो इदारे जहां पर मैनेजमेंट और सिस्टम्स नहीं होती, बिलखसूस पॉलिसीज नहीं वेल डिफाइन होती, वो इदारे डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया। शाह जी, एक सवाल करना चाहूंगी कि कामयाबी के लिए एक तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, बीच में टीचर्स का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, सोसाइटी का रोल है, कम्युनिटी भी उसमें आ रही, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जितने भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एक इंसान की कामयाबी के लिए, उनमें से अगर किसी भी इंसान की, किसी भी टीम की कमी हो तो किस तरह उसको पूरा किया जाए?
रेफरेंस कहाँ से लाया जाए? देखो, एक याद रखो, कोई भी जगह, कोई भी इदारा जहाँ आप काम कर रहे हैं और आपको अगर पता लग जाता है कि यहाँ फलाने इदारे हिस्से में कमी है, फलाने शोबे में कमी है, तो सबसे पहले तो शर्माना नहीं चाहिए। हमें उस कमी को जानने के बाद बेहतर करना चाहिए, जानने के बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, जानने के बाद अगर इल्म में आ गया है तो फिर हमें देखना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या बेहतरी मुमकिन है। एक बात याद रखना, वो कमियां जो इल्म में आ जाती हैं वो भी अल्लाह का इनाम होती हैं, वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं। खतरनाक तरीन बुराई और कमी वो है जो आपको पता ही नहीं है और वो पलती चली जा रही है, वो भी जवान हो रही है और किसी वक्त गले पड़ जाती है। उससे बेहतर है ऐसी बुराई या कमी जो आपको पता लग गया कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कहाँ मेरे में कमी है, और आइंदा दिनों में आपने इम्प्रूव कर लिया। बिल्कुल ठीक। हम बात कर रहे थे खदशात के हवाले से कि कामयाबी के रास्ते में कौन कौन से खदशात आते हैं और उनको किस तरह हमें टैकल करना चाहिए। अच्छा शाह जी, मैं आपसे एक आम सवाल पूछना चाहूँगी। एक बच्चा जो कि बच्चा है लेकिन क्लास के अंदर वो अपनी टीचर के सामने बहुत कनेक्टेड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाए, सक्सेस उसके लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन बताना चाहें सक्सेस के लिए बच्चों के हवाले से, पार्टिसिपेंट्स के हवाले से, यंग जनरेशन के हवाले से। देखिए, हमारे यंगस्टर्स को ये मानना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई कामयाबी नहीं है, अच्छा, स्किल्स का पैदा होना बड़ी कामयाबी है। हमारे यंगस्टर्स को ये भी मानना चाहिए कि हमें सिर्फ अच्छा तालिब इल्म नहीं बनना, अच्छा मुसलमान भी बनना है। हमारे यंगस्टर्स को ये भी मानना चाहिए कि सिर्फ नंबर देना काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई जज्बा, आगे बढ़ने का रवैया, कमिटमेंट बड़ा ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स को ये भी मानना चाहिए कि सिर्फ हाथ में डिग्री या सनद पकड़ लेने से काम नहीं बनते, ज़िंदगी में कोई ख्वाब होना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए अपना आप लगाना बड़ा ज़रूरी है। हमारे तालिब इल्मों को ये भी मान जाना चाहिए कि वो इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं और देखते हैं अपने स्कूल, कॉलेज और एकेडमी की तरफ, इदारे की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ। उन्हें खुद से भी किसी दिन लाइब्रेरी ज़रूर जाना चाहिए, उन्हें किताब खोलनी चाहिए, उन्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। जब ये तालिब इल्म खुद से कोशिश शुरू करेंगे तो इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। तो शाह जी मुझे बताइए, अगर कोशिश कर रहे हैं तालिब इल्म लेकिन वो चीज़ आगे जा नहीं रही, उन्हें फिर भी डायरेक्शन नहीं नज़र आ रहा, और आप जैसे आपने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी कि टीचर्स ट्रेन नहीं हैं, वो बच्चों को वो गाइडेंस नहीं दे पाते जो उन्हें चाहिए होती है, वो मोटिवेट नहीं कर पाते जो वो मांगते हैं, तो इस हवाले से बच्चा खुद को किस तरह उस सही डायरेक्शन में लेके जाए? देखिए, बच्चे का ना अपना जज्बा और तड़प बड़ा मैटर करता है। अगर आपका जज्बा और तड़प सच्ची है ना तो कई रास्ते बनने लग पड़ते हैं। मुझे आज भी याद है ज़माने तालिब इल्मी में एक वाक़या मैं कोट करना चाहूँगा कि मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की और वो लाइब्रेरी में एक दिन की किताब को रखने का 1 रुपया चार्ज किया जाता था, यानी 1 रुपया लाइब्रेरी थी वो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के ज़माने में आना लाइब्रेरी होती थी, ये 1 रुपया लाइब्रेरी थी, तो वो तब आना लिया जाता था, 1 रुपया लाइब्रेरी थी। अच्छा, मुझे याद है आज भी कि मेरी इतनी लगन थी किताबें पढ़ने के साथ और मेरी इल्म के साथ ऐसी दोस्ती थी यंग एज में कि वसाइल तो नहीं थे ज़्यादा, अब 1 रुपया खर्चना, किताब लानी है, और ये कि अगले दिन दोबारा नई किताब लेने के लिए आपको रुपया चाहिए। मैं उसी दिन में किताब ख़त्म कर देता था। अच्छा, यानी मुझे अपने बचत के लिए एक ही मेरे पास रास्ता था कि किताब मैंने ली है, अगर ये कल वापस करूंगा तो एक दिन में पढ़ूंगा। अच्छा, कुछ अरसा गुजरा तो वो जो किताब देने वाले साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप वाकई पढ़ते हैं? मैंने कहा जी पढ़ता हूँ। उसने कहा जी सबूत दें। तो अल्लाह का करना, जो किताब मैं लेकर उस दिन गया हुआ था एक दिन पहले, उस किताब को मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। अच्छा, तो मैंने कहा जी मुझे माफ़ी दीजिए, मैंने इस किताब को अंडरलाइन कर दिया, आप खुद देख लें। उसने खोला तो वो हैरान हो गया, उस किताब का हर दूसरा तीसरा सफ़ा मैंने अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया हुआ था। अच्छा। उसने कहा ओहो आप तो वाकई पढ़ते हैं। अच्छा। उसने मुझे इनाम के तौर पे एक बात कही, उसने कहा जी मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, आप आइंदा पैसे नहीं देंगे, आप जोन सी चाहें किताब लेंगे, जब चाहें वापस करेंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब मेरी वो जो जुस्तजू थी उसने मेरे लिए मंजिल को आसान कर दिया। क्या बात अच्छा, अगला वाकया इसी से मिलता जुलता, अगर इजाजत दीजिए। जरूर जरूर। अच्छा, कमिंग डेज में ऐसा हुआ नजफ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कोई 1200-1300 रुपया दिया। अच्छा। ईद आने वाली थी। अच्छा। और कहा कि यार मियाँ तुम शॉपिंग करो। ठीक है। मैं जनाब खुशी खुशी वालिद साहब की मोटर बाइक और जेब में 1200-1300 रुपया डाल के अनारकली चला गया। अनारकली से मैंने शॉपिंग करनी थी। 100-150 रुपए की जूती आती थी, पैंट को 300 की आती थी, शर्ट को 200 की आती थी, यानी 1000 रुपए में शॉपिंग बड़ी अच्छी हो जाती थी। अच्छा, ईद की। ये आज से बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वहां जब गया तो मुझे आज भी याद है कि ये जो अनारकली नई शुरू होती है तो आपके लेफ्ट पे किताबों के कुछ लगे हुए स्टॉल्स,
अच्छा, आगे डलोजी है, शूज, ठीक है, जूतों वाली दुकान जो सी है, यानी मैंने शॉपिंग का आगाज जूती से करना था, सही, उससे पहले थी किताबों की दुकान। अच्छा, मेरी अब मोहब्बत जो सी थी किताबों से हो चुकी थी, और मैं वहां अभी पहुंचा हूं किताबों के पास, मेरा आगे जाने को दिल ना करे। तो मैंने नजफ एक किताब देखी, 2 देखी, 3 देखी, और करते 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 1200 रुपए की शॉपिंग कर ली मैं। अच्छा। अब मैं किताबों का बंडल बना के, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शॉपिंग थी। ठीक है। इससे पहले कोई इक्का दुक्का तो कभी खरीद लेता था, वसाइल थे कोई नहीं, और ये एफएससी की बाद की बात है, यानी कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। तो पूरा बंडल मैं अपनी उस बाइक पे ऐसे झोली में रख के ऐसे चलाते हुए जब घर आया, तो फिर तुम जानती हो क्या हुआ होगा। अच्छा। झाड़ और पूरी की पूरी जो एक क्लास मेरी शुरू हो गई। ठीक हो गया। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो दरअसल मैंने किताबें नहीं खरीदी थी, मैंने अपना नसीब खरीदा था 1200 रुपए में। अगर मैं वो किताबें ना खरीदता तो आज मैं इल्म के रास्ते का मुसाफिर ना होता। आज मेरे घर में मेरी जाती लाइब्रेरी में 6500 किताब है माशाल्लाह से, और आज वो किताबों को मैं देखता हूँ तो वो तो 1200 रुपए से सफर शुरू हुआ था। आज तो 1200 रुपए का छोड़ के हजारों लाखों की मैंने कई दफा किताबें खरीदी हैं, लेकिन वो पहला सफर, पहली फ्लाइट जोन सी थी। तालिब इल्म असल में अपना आप लगाते नहीं है, महंगे मोबाइल लेके चल रहे होते हैं, किताब नहीं खरीदते। अगर आप खुद अपना आप नहीं लगाओगे और फिर कहोगे रास्ता नहीं मिलता, तो झूठा दुनिया नहीं है झूठी, आप ही झूठे हो।